कल तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन करें कल वाले पे? तो कल हमने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताया था। क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? कोई भी ब्लड सेल सर्कुलेट कर रहा है, ओपन बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ओपन सर्कुलेटरी बोलते हैं, कोई वेसल में सर्कुलेट करेगा या डीप सर्कुलेट करेगा तो उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक, तो आपको हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है, पूरा ब्लड के कंपोनेंट क्लियर है। अगला टॉपिक हम कार्डियक साइकिल ले लें। कार्डियक साइकिल के मैंने आपको इवेंट्स बताए थे। तो पहला इवेंट क्या होता है? पहला इवेंट होता है ज्वाइंट डायस्टोल। दूसरा एट्रियम का सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियम हमारा क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। और थर्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। समझिए, अब मैं आपको हार्ट के सिंपल डायग्राम से समझाऊंगा, सारी पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, बेसिक एक हार्ट का डायग्राम लेंगे हम, बस 4 चैम्बर हमको समझने हैं। तो आप बताएंगे मुझे ज्वाइंट डायस्टोल में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या क्या लिख सकता हूं। ठीक, ज्वाइंट डायस्टोल जब हो रहा है तो वहां पर अगर मैं पॉइंट लिखने के लिए आऊं तो बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स्ड। ठीक, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल क्या है? रिलैक्स है। ठीक, सेकंड काम क्या हो रहा है यहां पर? 70% ब्लड हमारा फिल हो रहा है कहां पर? वेंट्रिकल। फिल हो रहा है वेंट्रिकल में। और ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? पैसिव। वेंट्रिकल में। थर्ड काम अगर आपसे पूछा जाए यहां पर इस टाइम क्या हो रहा होगा ज्वाइंट डायस्टोल में? आपकी जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहां पर एंटर किया होगा? अगर ब्लड का पाथवे, ब्लड का फ्लो देखें तो कहां होगा? ब्लड हमारा फ्लो कर रहा होगा। पहले हम एक साइड लेफ्ट का लिख दें, एक साइड राइट का लिख दें। तो लेफ्ट में क्या हो रहा है हमारा और राइट में क्या हो रहा है ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पर? तो लेफ्ट में पल्मोनरी वेन्स जो हमारी है उससे ब्लड आ रहा है, कहां पर आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। वेन्स से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, क्योंकि 70% फिलिंग इसी टाइम पर हो रही है। इधर इस साइड पर क्या हो रहा है? आपका सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड कहां पर आ रहा है? राइट एट्रियम में। से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। कोई कंफ्यूजन? अब ये हमने बता दिया कि हार्ट की पोजीशन क्या थी पहले 2 पॉइंट में, ब्लड का सिचुएशन क्या था, कितने % ब्लड फिल हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे हमने ये बताया है ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है। 4 पॉइंट हो गए। आगे क्या लिख सकते हैं? अब यहां पर आपके जो वॉल थे उसको आप क्या बोल रहे थे? जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल था इसको क्या बोलते थे? बाइकस्पिड। और इसको क्या बोलते थे? ट्राइकस्पिड। तो हम वॉल्व्स की पोजीशन अगर देखें
तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल है, वो इस टाइम ओपन होंगे या क्लोज होंगे? ओपन होंगे। क्या होंगे? ओपन होंगे। राइट साइड पर क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल आपका क्या होगा? ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा। कोई डाउट? अब और कौन कौन से वॉल थे हार्ट में आपके? सेमी लूनार वाल्व थे। कौन से थे? सेमी लूनार वाल्व। जब आपका ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा होगा तो सेमी लूनार वाल्व क्लोज होंगे या ओपन होंगे? हाँ, तो सेमी लूनार वाल्व आपके इस समय क्लोज्ड होंगे। तो आप देखिए, आपने कोई रटा नहीं है इसको जी, इस पूरे क्वेश्चन को आपने रटा नहीं, पर आप कितने पॉइंट इसमें लिख सकते हैं एग्जाम के उससे अगर देखा जाए? 1 2 3 4 5 6, एक स्टेज के 6 पॉइंट, 6 लाइन। ठीक, रटने की जरूरत है इसको। अगर आपने एक बार पूरा प्रोसेस पढ़ लिया तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो सेकंड प्रोसेस हो रहा है, एट्रियम जब आपके सिस्टोल कर रहे हैं तो बेटा यहां पर जब एट्रियम सिस्टोल किए होंगे तो मैं बोल सकता हूं ऐसे नोड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिससे क्या होंगे इस टाइम पर एट्रिया की अगर आप पोजीशन लिखना चाहें तो एट्रिया क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होगा या रिलैक्स पोजीशन? एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होंगे। वेंट्रिकल का पोजीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन में है या रिलैक्सेशन है? वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स है। कोई डाउट? आगे बढ़े। ब्लड का फ्लो अगर आपसे कोई पूछे तो ब्लड का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? ब्लड का फ्लो आपका हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और राइट साइड में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। कोई डाउट? वॉल्व अगर आपसे पूछा जाए एट्रियम सिस्टोल जब हो रहा है तो उस टाइम वॉल्व कौन कौन से खुले होंगे, कौन कौन से बंद होंगे? क्या आपके ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है ये इस टाइम खुले होंगे, ओपन होंगे? क्या सेमी लूनार वाल्व क्लोज होंगे? तो इसमें भी आपके कितने 4 से 5 पॉइंट बन गए। लास्ट स्टेज देखिए, थर्ड स्टेज आपकी जब स्टार्ट होगी तो यहां पर बेटा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रिया इस टाइम रिलैक्स करना स्टार्ट कर चुके होंगे, एट्रिया स्टार्ट कर चुके होंगे, जो आपके एट्रिया हैं उसमें स्टार्ट हो चुका होगा रिलैक्सेशन।
अगर आपसे पूछा जाए इस टाइम को अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे या ओपन होंगे? वेरी गुड। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आपके इस टाइम पर क्लोज्ड होंगे, पर सेमी लूनार वॉल्व क्या होंगे? ओपन होंगे। आपके ओपन होंगे। ठीक। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज्ड होने पर कौन सा साउंड आता है? लब, जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्ट साउंड। एंड सेमी लूनार वॉल्व के क्लोज्ड होने पर आपको एक साउंड सुनाई पड़ता है डब का, इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक। ब्लड का फ्लो अगर आपसे पूछा जाए तो कहां से हो रहा होगा? वेंट्रिकल से। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से बोला जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल से देखा जाए तो ब्लड कहां डाला गया होगा? वहां से आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा होगा। ठीक। राइट साइड से कहां डाला गया होगा? राइट साइड से डाला गया होगा पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। और यहां से कहां जाएगा? लंग, लंग्स की साइड जाएगा ब्लड का फ्लो। क्लियर? कोई डाउट? पूरा कार्डियक साइकिल आपको पता चल गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है इसमें? 0.8 सेकेंड। ये सारे इवेंट कितनी देर में हो रहे हैं? 0.8 सेकेंड में हो रहे हैं। मतलब 0.8 सेकेंड में पूरी बॉडी में एक बार ब्लड फ्लो कर जा रहा है। कोई दिक्कत? हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 72 टाइम्स। कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है? 8 सेकेंड। ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। हार्ट एक बार में कितना ब्लड पंप करता है? एक बार में वो 70 ml ब्लड पंप कर रहा है। कितना पंप कर रहा है? 70 ml पंप कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे। और वो जो 70 ml, एक बार वेंट्रिकल में 5 लीटर ब्लड नहीं आ सकता है। प्रैक्टिकली समझो, 5 लीटर ब्लड वेंट्रिकल में एक बार में कहां आ सकता है? कितना आता है? 70 ml। और उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? ठीक। एक बार में 70 ml ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में पूरा हार्ट 5 लीटर। कितना? 1 मिनट में पूरा 1 मिनट लगाकर 72 बार धड़कने के बाद वो क्या करता है? पूरा ब्लड पूरी बॉडी में फैला देता है। क्लियर? तो कार्डियक साइकिल का सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया। महत्व क्या है? कार्डियक साइकिल के टाइमिंग से आप पता लगा सकते हैं किसका हार्ट स्लो काम कर रहा है और किसका फास्ट काम कर रहा है। अगला ईसीजी, फुल फॉर्म बताइए। ईसीजी का फुल फॉर्म कार्डियोग्राफ। यही तो है बेटा। इंस्ट्रूमेंट जो होता है, मशीन जो होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं। और इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, मतलब ये जो रिजल्ट दे रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक। ईसीजी में कितनी वेव होती हैं? 3, मेनली 3 होती हैं। पहली वेव को बोलते हैं पी वेव, दूसरी को बोलते हैं QRS वेव एंड थर्ड को क्या बोलते हैं? टी वेव। अगर हम ईसीजी ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे?
ये आपकी पहली वेव क्या है, पी वेव। ये क्या है, क्यू आर एस, और ये क्या है, टी। पी वेव बता रही है आपका एट्रियम का डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन क्या होता है, इस टाइम एट्रिया में सोडियम आयन की एंट्री होती है, इसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एट्रियम डीपोलराइजेशन, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एट्रियम का सिस्टोल। ठीक, एट्रियम सिस्टोल। QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का सिस्टोल। ये आपका इतना बता रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल का सिस्टोल। जो आपका टी वेव है ये क्या बता रहा है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन या ज्वाइंट डायस्टोल। ये बता रहा है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, या ज्वाइंट। कोई दिक्कत? तो तीनों वेव का मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ईसीजी में पी वेव नहीं मिल रही है तो उसके कहां पर समस्या आ रही होगी, किस चीज में समस्या आ रही होगी, एट्रियम के डीपोलराइजेशन या एट्रियम के सिस्टोल में दिक्कत आ रही होगी। अगर QRS कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब वेंट्रिकल में दिक्कत आ रही है, और अगर टी वेव नहीं मिल रही है तो आपके रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम है। अगर किसी को क्या हो गया है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें ये वेव आपकी फ्लैट मिलती है, जो आपको मूवी वगैरह में दिखाते हैं, पीप 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 करके ईसीजी चलती है, तो उसमें क्या है कि अब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, स्टॉप हो गया है। तो अगर हार्ट स्टॉप हो गया है, हार्ट बीट आपकी स्टॉप हो गई है, स्टॉप कर गई है, तो यहां पर आपको एक फ्लैट लाइन मिलेगी, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक, कोई डाउट? आगे बढ़े, ईसीजी समझ में आ गया। फिर एक और बॉडी फ्लूइड आपको पढ़ाया जाता है, लिम्फ। नाम सुना है? क्या होता है लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? ब्लड की तरह होता है। लिम्फ अभी समझेंगे, अभी इसको हटा दो। यहां पर मान लीजिए आपका ये हार्ट है, एक चैम्बर बना लो यहां पर, इस पे लिख लो। ठीक, यहां से जो ब्लड लेकर निकली थी वो क्या थी, आर्टरी थी या वेन्स थी? सामने बेटा, सामने। यहां से जो ब्लड लेकर निकली है वो क्या है, आर्टरी। ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ठीक, आर्टरी आगे जाएगी और आप जानते हैं आर्टरी छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाती है। फिर क्या होगा, ये कैपिलरीज किसी टिश्यू से अटैच होंगी, हमारे किसी बॉडी पार्ट से अटैच होंगी। कोई बॉडी पार्ट या टिश्यू है जिससे ये अटैच होगी। तो होता क्या है, जब ये हाई प्रेशर से यहां पर ब्लड आ रहा है तो कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर हो रहा है, आरबीसी अंदर नहीं जा रही हैं। ब्लड के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है, प्लाज्मा अगर बोल दें, तो वो यहां पर आ जाएगा और उस ब्लड से क्या होगा, O2 इस टिश्यू में चली जाएगी और CO2 इससे ले ली जाएगी। ठीक, तो O2 चली जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स आपने खाना वगैरह खाया होगा वो यहां पर आ गए। ठीक, अब क्या हुआ है बेटा, कई सारे प्रोटीन, कई सारी गैसेस, पूरा फ्लूइड। अब जब ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, और ग्रुप ऑफ सेल्स है तो यहां पर बीच बीच में स्पेस भी होगा। तो ये फ्लूइड आया था टिश्यू में, तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, टिश्यू फ्लूइड या
इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब होगा क्या कि यहां से इस टिश्यू से फिर से कैपिलरीज आपकी लगी होंगी और ये कैपिलरीज जाकर वेन्स से जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं? वेन्स से। पर एक प्रॉब्लम है कि जब यहां पर ब्लड फिल्टर हुआ था, जब यहां से फ्लूइड आया था टिश्यू के पास, तो बेटा यहां पर जब फ्लूइड निकाल दिए थे तो उसमें कुछ मेजर प्रोटीन भी थे, ठीक, और उस प्रोटीन को डायरेक्ट यहां पर वेन्स में चढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हमारे बॉडी ने एक एडाप्टेशन किया है कि यहां से एक और पाइप लगा दो। उस पाइप की सहायता से क्या होगा, इस कैपिलरीज में वो प्रोटीन नहीं लोड किए जाएंगे, उस कैपिलरीज में वो चीज नहीं लोड की जाएंगी, डायरेक्ट जा करके, क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर कैसा होता है? पतला होता है। डायरेक्ट हमको कहां पर लोड करवाना है? यहां पर लोड करवाना है, ठीक। तो ये जो साइड में एक सिस्टम चल रहा है, जब ये टिश्यू फ्लूइड निकल करके आ जाएगा इस वेसल में, तो इसको बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। और ये सिस्टम बोला जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोला जाएगा? इसको वापस ले जा करके वेन्स में लोड करवा दिया जाएगा, ठीक। क्या काम था इसका? हम जानते हैं ब्लड के कंपोनेंट में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, ठीक। ब्लड हमारा ऑक्सीजन कैरी करके आएगा, न्यूट्रिएंट कैरी करके आएगा। जब वो टिश्यू को दे रहा होगा तो वहां पर ब्लड से कुछ फ्लूइड जो होगा टिश्यू में चला जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। अब उस टिश्यू को दोबारा से जो फ्लूइड निकाला गया था यहां पर, दोबारा अगर ब्लड में नहीं डालोगे तो ब्लड का ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा? अगर किसी चीज से आपने पानी ही निकाल लिया तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। दूध को गर्माते हो गाढ़ा हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वापस से उस पानी की कमी को पूरा करना है कि नहीं करना है? अब डायरेक्ट इसको चढ़ा पाना इतना कह सकते हैं पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी ने एक एडाप्टेशन किया है, लिम्फेटिक सिस्टम बना दिया है, जिसके थ्रू बाईपास करके बगल में एक वेसल्स पड़ी है, लिम्फ वेसल्स पड़ी है, जिसकी हेल्प से जाकर के क्या होगा, ये फ्लूइड वापस से ब्लड में मिल जाएगा। अब इसका क्या एक ही रोल है? क्या एक ही काम है? इस छोटे से काम के लिए बॉडी ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी, इतने तार डाल दिए। एक तो ब्लड की पाइपिंग पड़ी ही थी, जैसे हमारे घर में मान लो एक गैस की पाइप लगी है, एक पानी की पाइप लगी है, ठीक। आपके यहां गैस पाइप वाली आ गई कि नहीं? अभी आ गई ना। तो गैस पाइप से आ रही है, पानी पाइप से आ रहा है, तो वायरिंग भी किसी किसी के यहां वो देखिए पाइप में तार पड़े होते हैं। तो अगर बॉडी ये एडाप्टेशन कर रही है तो एक काम के लिए तो नहीं कर रही होगी ना, कई सारे काम करवाने होंगे। तो लिम्फ सिस्टम का और क्या काम है? बॉडी कह रही है कि ऐसा है, तुम इम्यून सिस्टम के सेल्स इसके अंदर रखो, लिम्फोसाइट रखो। क्या रखो? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका कंपोनेंट है? WBC का, ठीक। क्योंकि जब यहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो RBC नहीं आ रही थी, WBC आ रहे हैं, प्लाज्मा आ रहा है। तो इसमें क्या है? लिम्फोसाइट है, जो आपको क्या कर रहा है? इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ कुछ ऑर्गन जोड़ दिए गए, लिम्फॉइड ऑर्गन जोड़ दिया गया, वो क्या कर रहे हैं? आपके इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ब्लड को फ्लो करवाने के लिए तो हमारे पास हार्ट है, एक पंप लगा हुआ है। लिम्फ को पंप करवाने के लिए, क्योंकि लिम्फ की जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स के पैरेलल पड़ी होती हैं, उसको फ्लो करवाने के लिए क्या कोई पंप है बॉडी में? नहीं है। तो वो कैसे पंप होता है? समझिए, लिम्फ नोड के पोजीशन समझिए, यहां पर लिम्फ नोड है, इस जगह पर अधिक मात्रा में लिम्फ नोड है, यहां पर अधिक मात्रा में लिम्फ नोड है। तब होता क्या है बेटा? नोड्स समझ लीजिए छोटे छोटे बैलून है, ठीक। अब ये पोजीशन का मूवमेंट देखो, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस चीज का आप मूवमेंट ज्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जब चलते हैं तो ये चीज पे आपका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब प्रेशर पड़ रहा है। एक बैलून को लो, उस पर प्रेशर मार दो तो क्या होता है? उसके अंदर का कंटेंट होता है वो आगे बढ़ जाता है ना। तो लिम्फ नोड का पोजीशन इतना अच्छी जगह रखा है बॉडी ने कि वहां पर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से क्या होता है? लिम्फ आगे की ओर फ्लो कर जाता है। अब लिम्फ का और सिग्निफिकेंस अपनी डेली लाइफ में समझिए। कभी आपको चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा काम कर लिया तो दर्द होने लगता है। घर पे गए, मम्मी ने क्या किया? थोड़ा सा तेल लिया, गर्म किया और उस पार्ट की आपकी मालिश कर दी। अब मालिश करने से क्या हुआ था? वो पार्ट जो था वो थोड़ा सूज गया था, इसका मतलब वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया था, नहीं इकट्ठा हो गया था। अब फ्लूइड इकट्ठा हो गया, जैसे उस पर प्रेशर दिया, मम्मी ने थोड़ा सा उसको इधर उधर पुश किया तो वो अपने फ्लो में दोबारा से आ गया फ्लूइड।
ठीक। इसीलिए आप YouTube पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे मालिश करने के वहां वीडियो होते हैं कि इस डायरेक्शन में मालिश करो, इस डायरेक्शन में मालिश करो। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उस एरिया में आपके लिम्फ नोड हैं जहां पर आप फ्लूइड का सर्कुलेशन बेटर कर सकते हैं। ठीक। तो लिम्फ का एक काम क्या है? लिम्फ कहां कहां हेल्प कर रहा है? गैस के एक्सचेंज में, गैस के एक्सचेंज में, न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में, और तीसरा काम कहां है? डिफेंस मैकेनिज्म में। कहां है? डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक। लिम्फ का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो लिम्फ का कंपोजिशन जैसे ब्लड का प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है वैसे होता है, बस उसमें क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं अधिक मात्रा में। वैसे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट है पर लिम्फ के अंदर वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और उसी लिम्फोसाइट से हमने नाम क्या निकाला है? लिम्फ। आया? लिम्फेटिक सिस्टम का सिग्निफिकेंस आया दिमाग में? हाँ, क्वेश्चन बताइए। टिश्यू फ्लूइड है तो इसमें ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, टिश्यू फ्लूइड। हाँ बताइए। ये कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम होके जब वेस्ट हो जाता है तो वेस्ट में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जी देखो, जब यहां पर ऑक्सीजन उतार दिया, ठीक, अब उसको ऑक्सीजन जिसको देना था ऑक्सीजन उसने दे दिया है, उसका काम पूरा हो गया। ठीक। अब उसको केवल यहां से पानी निकालना है। वेन्स को ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत थोड़ा ना है। वेन्स में जो ब्लड बह रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, बट उसके अंदर ऑक्सीजन अब्सेंट नहीं है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। ठीक। तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो जा रही है यहां पे। ठीक। पूरा का पूरा ब्लड ही थोड़ा ना छन जा रहा है। मैंने क्या बोला? आरबीसी थोड़ा ना जा रही थी, पूरा सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक, ये समझिए। बाकी सारी चीजों को डायरेक्टली हम दे सकते हैं, वेन्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसके लिए हमको फ्लूइड का बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर फ्लूइड डाउन चला गया तो उसका सिग्निफिकेंस समझिए। अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर फ्लूइड कंटेंट कम हो गया तो ब्लड का जो प्रेशर है वो गिर जाएगा कि नहीं? लो बीपी, लो बीपी। और फ्लूइड बढ़ गया किसी जगह पर तो हाई बीपी। बीपी की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द आर्टरीज वॉल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। वह प्रेशर जो ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 80 to 90 mmHg। यहां पर ये जो 120 लिखा गया है बेटा, ये होता है सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। और ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का कितना 140/90 mmHg ब्लड प्रेशर बना रहे, लगातार उसका ब्लड प्रेशर कितना बना रहे? 140/90, तो हम बोलेंगे इसको क्या हो गया? हाइपरटेंशन या हाई बीपी की दिक्कत। क्या हो गई है? हाई बीपी की दिक्कत हो गई, हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी का बीपी बढ़ गया है तो बीपी कम करने के लिए हमको क्या करना है? प्रेशर बढ़ गया है तो हमको ऐसे ड्रग देने होंगे, ऐसी दवा देनी होगी जो प्रेशर को डाउन करे। ठीक। कैसे डाउन करेंगे? ये आप एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमको पढ़ाएंगे तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें जो हार्मोन का काम होता है तब वहां पर बताया जाएगा। ठीक। बीपी समझ में आ गया? बीपी क्या होता है? लिम्फ समझ में आ गया आज आपको? कार्डियक साइकिल समझ में आ गई? बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई डाउट? लिम्फ का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक। लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए लिम्फ में होती क्या क्या चीजें हैं? WBC हो गई, प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैस हो गए। ठीक। रटने की जरूरत है? रटना पड़ रहा है? केवल आप केवल कहानी समझो, अपनी बॉडी को समझो, सब तुम्हारे अंदर चल रहा है। ठीक, कहीं बाहर नहीं चल रहा है। कहानी समझोगे सब चीज हो जाएगा। टोटल ब्लड वॉल्यूम, क्वेश्चन बताइए, टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5.5 अगर आपको कार्डियक आउटपुट निकालना है तो आप क्या करेंगे? 70 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 72 से। कितना आ जाएगा लगभग?
उतना आ जाएगा। ठीक, अगर आपको हार्ट बीट निकालनी तो आप कैसे निकालेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे किससे? 72 से। कितना आ जाएगा? 0.8 के समथिंग आ जाएगा। जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, 0.8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट बीट का टाइम अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कितना है, कितनी बार हार्ट धड़क रहा है? 72, पर ये एवरेज है। अगर मैं किसी एथलीट के बारे में बात करूं जो दौड़ने वाला व्यक्ति है, तो उसका अगर मैं पूछूं कार्डियक आउटपुट हाई होगा या लो होगा? अगर उसका हार्ट बीट बढ़ा होगा या लो होगा? बढ़ा होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली एक लाइन में लिखा हुआ है कि एथलीट्स में जनरली जो हमको हार्ट बीट अप दिखाई पड़ती है, 72 टाइम से ज्यादा बार उनका दिल धड़कता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्क में रहते हैं, वर्क स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके अंदर वो ज्यादा रहता है। ठीक, अगर मैं डबल सर्कुलेशन में बोलूं तो कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं? कौन कौन से? पल्मोनरी एंड दूसरा सिस्टमिक। डेफिनेशन अगर आपसे डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो आप डिफरेंस कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? इधर मान लीजिए पल्मोनरी है और ये आपका मान लीजिए सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा जो ब्लड बह रहा है वो कैसा है? जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है? इधर ऑक्सीजनेटेड। लैंग्वेज आप लिख सकते हैं इसकी। फ्लो बताइए इसका, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो बताइए कहां से? एग्जैक्ट बताइए कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ है? वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ट्रैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आया है। पल्मोनरी आर्टरी से कहां ब्लड गया है? लंग्स पर गया है। लंग्स पर क्या हुआ है? वो ऑक्सीजनेटेड हुआ है। क्या हुआ है? वहां से कहां डाला गया है? पल्मोनरी वेन्स में। और वहां से कहां आया है? लेफ्ट एट्रियम में। सिस्टमिक की बात करें तो यहां पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका हुआ है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ब्लड कहां पर गया है? किसमें? अरोटा में। कहां पर गया है? अरोटा से आर्टरीज में जाएगा। अरोटा एक मेजर आर्टरी होती है, उससे कुछ फिर कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज से आपका वेन्स में, कैपिलरीज से टिश्यू में, बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में जाएगा। वहां से आपका वेन्स में जाएगा। वेन्स सारी कहां पर इकट्ठा होंगी? अगर लोअर बॉडी की बात करी जाए तो वो इंफीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी की बात करें तो वहां पर इंफीरियर वेना कावा। और सुपीरियर बॉडी की बात करें तो, ऊपर वाली बॉडी के पार्ट की बात करें तो वहां पर सुपीरियर वेना कावा। वहां से कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। ये आपका क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन।
फिर आपके बुक में एक चीज और है, पोर्टल सिस्टम। क्या है? पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? अगर मान लीजिए आपका एक बॉडी पार्ट यहां से हार्ट से ब्लड पंप किया गया था, उसको कहां जाना था? आर्टरी, आर्टरी से कैपलरी, कैपलरी से वेन्स, वेन से कहां वापस आकर कहां मिलना था? हार्ट पर ही तो आना था। यहां से ब्लड निकला आर्टरी से, ये डायरेक्टली वेन्स में नहीं गया, ये बाईपास करके किसी दूसरे ऑर्गन में चला गया, जैसे कि लीवर में चला गया। कहां चला गया? लीवर में चला गया, और लीवर से जाने के बाद ये दोबारा फिर वेन को ज्वाइन कर रहा है। मतलब इसने अपना जो रेगुलर पाथ है उसको ब्रेक कर दिया है, ये एक अल्टरनेटिव पाथ ले रहा है। ये ब्लड की सप्लाई को पहले किसी दूसरे ऑर्गन पर लेकर जा रहा है, लीवर पर जा रहा है। यहां पर लीवर इसका क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। और फाइनली लीवर इसको क्या कर देगा? दोबारा से ब्लड फ्लो में ले आएगा, वेन्स में ले आएगा। क्या एक ही टाइप का पोर्टल सिस्टम आपकी बॉडी में पाया जाता है? केवल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है? आपकी बॉडी में ब्रेन में एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या पाया जाता है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, मतलब ब्लड डायरेक्टली सर्कुलेशन में ना आकर के लोअर बॉडी का जो ब्लड है पहले किडनी में जाएगा, किडनी उसको डिटॉक्सिफाई करेगी, उसके बाद वो दोबारा सर्कुलेशन में आएगा। तो अगर बाईपास होकर ब्लड जा रहा है, लीवर के पास कौन सा पोर्टल सिस्टम है? हिपैटिक। अगर किडनी के पास जा रहा है तो रीनल पोर्टल सिस्टम। और अगर ब्लड जो है आपका ब्रेन के हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी की तरफ जा रहा है तो वहां पर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कंफर्म? तो आज सारे टॉपिक हो गए हैं, एक टॉपिक मैंने रोक लिया है, ब्लड क्लॉटिंग वाला। नेक्स्ट टर्म पर आऊंगा तो वो वाला करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब, एक सेकंड, मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब यहां पर फूड एब्जॉर्ब हुआ होगा ब्लड के थ्रू, तो आज जानते हैं कि हमारे फूड में डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं ब्लड में। तो इस फूड के साथ पे फूड तो ब्लड में आया ही होगा, जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो तो आया ही होगा, इसके साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी आ गए होंगे। तो अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में बने रहें तो आपके लिए नुकसान देंगे। तो जरूरी क्या है कि इनको अपने सर्कुलेशन से बाहर निकाला जाए। तो टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक? अब आया? चलिए आज के लिए हो गया।